नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे और हम दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है रीतिकार का परिचय, कथन एवं परिवृत्तियाँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि रीतिकार का परिचय क्या है, उस कार्य से संबंधित जो कथन क्या है और इसकी परिवृत्तियाँ क्या रही है। तो इस वीडियो में हम लोग रीतिकार का परिचय, कथन एवं परिवृत्तियाँ के बारे में जानेंगे। ये जो है लेक्चर 13 है, 12 लेक्चर हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है हिंदी से संबंधित जो 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे जेटेट, केवीएस, ईएमआरएस आदि, तो ये वीडियो उसके लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि हिंदी से संबंधित वहाँ भी हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यहाँ देखने पर वहाँ आपको लाभ करेगा। तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जो है इससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसको भी देख सकते हैं, वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक जो रविवार है रात्रि 9 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है, वहां जुड़ करके अपनी जो है तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो है पिछले वीडियो डाला जा चुका है, वहाँ से आप देख करके जो है चीज़ें को कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। करनी होगी। बीपीएससी आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षा है, इसमें जो ज़्यादा बुद्धिमान रहेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो आप बुद्धिमान बनने का कोशिश करें, विद्वान बनने का नहीं। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई स्टेट में सफल होने के लिए। आगे आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाएं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा स्पीड में तैयारी करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब जल्द ही जो है नोटिफिकेशन बीपीएससी का आएगा। तो चलिए इसका पीडीएफ जो है मर्ज किया जा रहा है, आपको एक साथ 15 पीडीएफ मुहैया करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है चिंता ना करें, आप जहां भी कहीं कुछ गलती है, त्रुटि है, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको दुविधा में ना रखा जाए। और टेलीग्राम चैनल पे कुछ जो है पीडीएफ दिया हुआ है, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, रीतिकार में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण उदाहरण हो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस कार्य में अनेक कवियों ने किया। रीतिकार की काव्य धारा में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया। आप देखते हैं कि भक्ति कार्य के बाद जब रीतिकार का समय आता है तो इसमें जो है दरबारी काव्य ज़्यादा रचे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरबारी ही रचे गए हैं, वीर के और भक्ति के भी पद रचे गए हैं, लेकिन वो गौण है। मुख्यतः श्रृंगारिक पद और दरबारी परिवेश में काव्य रचा गया है, इसलिए इसका नाम जो है रीति दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल का समय शुक्र जी ने 1700 से 1900 ईस्वी माना है, यानी संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक को जो है शुक्र जी रीतिकाल का समय मानते हैं, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं
आचार्य शुक्र ने रीतिकार के बारे में कहा है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहर आचार्य केशव ने ही किया, किंतु रीतिकारीन ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यानी चिंतामणि को रीतिकार के प्रवर्तक मानते हैं। बच्चन सिंह ने रीतिकार के कवियों के बारे में कहा, रीतिकारीन कवि कविता के सौदागर थे। यानी रीतिकार के जो कवि थे वो कविता के सौदागर थे, यानी अपनी जो है धन पाने के लिए राजाओं की प्रशंसा करते थे, उसके लिए कविता लिखते थे। आगे श्याम सुंदर दास लिखते हैं, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृश होने के कारण रीतिकार की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। यानी राजाओं के पुरस्कार के चलते ज़्यादातर कवि जो हैं कविताएं लिखने लगी श्रृंगारिक, और जो है अन्य प्रकार की जो कविताएं थे वो दब सी गई। ये मानना श्याम सुंदर दास का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकार के बारे में कहा है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देखिए यहाँ उपकरण मात्र मानते हैं नारी को। आगे हम लोग देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। रीतिकार के प्रवर्तक के संबंध में विभिन्न जो मत हैं वो इस प्रकार हैं, यानी कौन से किसे माने हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र जो हैं कृपाराम को प्रवर्तक मानते हैं रीतिकार के, केशव दास को जो है डॉक्टर नगेंद्र प्रवर्तक मानते हैं, और चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल प्रवर्तक मानते हैं। ये जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं एक दो बार आप देख लीजिएगा तो हमें लगता है आपके जहन और दिमाग में बैठ जाएगा, और इसका PDF दे दिया जाएगा, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। नोट में देखिए लिखा गया है कि कृपाराम को रचनाक्रम की दृष्टि से, केशव दास को रचना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकार का प्रवर्तक माना जाता है। ये चीज़ें जो है रीतिकार के प्रवर्तक के संबंध में था, और कथन जो है उपयुक्त ऊपर जो है हम लोग देखे थे। अब जो है रीतिकार की जो आगे धारा जो बही है रीति काव्य धारा, उसको हम लोग देखते हैं। रीति काव्य धारा का आधार रीति निरूपण पद्धति पर टिका हुआ है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण पद्धतियों की चर्चा की, जिनका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। इन ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। यानी यहाँ जो रीतिकालीन ग्रंथ थे और ग्रंथकार थे उसका वर्गीकरण किया गया है। हम लोग देखते हैं कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो रीतिकालीन काव्य या धारा जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिसिद्ध, तीसरा है रीतिमुक्त। यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि रीतिकालीन जो काव्य धारा है वो 3 भागों में बट गया था। पहला रीतिबद्ध है, दूसरा रीतिसिद्ध है, तीसरा रीतिमुक्त है। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीक़ा से समझ गए हैं। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी के बारे में रखना जरूरी है। मैंने यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं को संकलन किया है क्योंकि ज़्यादा पढ़ना उचित नहीं है। हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। तो मैंने महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं उसको यहाँ संकलित किया है ताकि आप अच्छे से तैयारी के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें। पहला है रीतिबद्ध। हम लोग रीतिबद्ध के बारे में जानते हैं। रीतिबद्ध धारा क्या है? रीति की पद्धति में रक्षण ग्रंथों की रचना के साथ साथ उदाहरण एवं व्याख्या सभी परिस्थितियों का जिन रचनाकारों ने निर्वहन किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं तथा उनकी रचना को रीतिबद्ध काव्य नाम दिया गया है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, भूषण, भिखारीदास, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, रसरेन, सूर्यपति मिश्र, याकूब खां आदि। ये कवियों को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कवि रीतिबद्ध धारा के हैं या रीतिबद्ध धारा के नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु है रीतिसिद्ध धारा। काव्य शास्त्रों की रचनाओं को ध्यान में रखकर जिन रचनाकारों ने रचना किया उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा गया तथा उनकी रचना रीतिसिद्ध काव्य अंतर्गत समझा गया। इस धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी, सेनापति, बेनी परवीन, रसनिधि, कृष्ण कवि, पजनेश आदि। तो ये चीज़ आपको 1-2 बार देख लेनी है कि कौन धारा के कौन से कवि हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जाता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या फिर PGT का एग्ज़ाम हो। आपकी तैयारी जो है
पीजीटी से लेकर नेट लेवल पे की जा रही है। तो जो EMRS जो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं और जो नेट का तैयारी करें उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आप लोग आराम से इसको देखिए और तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो है रीतिमुक्त धारा है, इसका है जिन रीतिकालीन कवियों ने रीति की पद्धति से हटकर अभिव्यक्ति के जग अनुभूति रोक रुचि तथा विरह श्रृंगार की रचना की, वे कवि रीतिमुक्त कहलाए तथा उनकी रचना रीति काव्य की श्रेणी में गिनी गई। इस धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आरम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि। यहाँ से जो है प्रश्न बनता है कवियों के संबंध में, तो आपको कवियों को जरूर याद रखनी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीतिकार के प्रमुख कवि हैं, जो संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं प्रमुख कवियों को। तो सबसे पहले केशव दास आते हैं। गणपति चंद्रगुप्त तथा नगेंद्र ने इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना है। पहला पॉइंट हो गया कि गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना है। केशव ने भामा, उद्भट, दंडी का अनुसरण किया। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पिछले बार नेट में और पीजीटी और स्टेट में भी कि इनमें से कौन एक अलंकारवादी आचार्य या कवि हैं। तो आपको इसका जवाब देना होगा, इसको याद रखना होगा। आगे है केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था। इनका प्रमुख काव्य है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमारा, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिक आदि। तो ये पुस्तकों का नाम आपको याद रखना होगा। 2-3 बार देखिएगा तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन किसका पुस्तक है। अब हम लोग जो है कथन देख लेते हैं कि इनके संबंध में विद्वानों का क्या कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वे काव्य में अलंकारों का प्रथम स्थान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, किसके संदर्भ में है या किस आचार्य का है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है और केशव दास के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट कथन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं केशव दास के संबंध में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार लिखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीतिकार का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति कार्य में ही हो गया था। तो ये कथनों को आपको 1-2 बार देखने पर दिमाग में आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी दास, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इसमें 713 छंद हैं। बिहारी दास का एक जो है प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है और उसमें जो है 713 पद हैं। इसलिए बिहारी को गागर में सागर भरने का कवि कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखता है कि इसमें गागर ने सागर भरने का काम किया तो बिहारी ने किया है। इनकी बिहारी सतसई एकमात्र रचना है जिसमें 713 छंद हैं। बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने, पीयूष बरसी तथा रेडवेंड एडविन गिरविज ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। आगे देखते हैं इनके संबंध में कथन। जॉर्ज गिरियर्सन बिहारी के संबंध में कहा है, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये जो है जॉर्ज गिरियर्सन का कथन है। बिहारी सतसई के संबंध में शुक्ल जी का कथन है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये कथन जो है बिहारी के संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं, यही एक ग्रंथ है उनकी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं गुण के हिसाब से होता है। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम लोग आगे घनानंद के बारे में देखते हैं। घनानंद के बारे में, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना वियोग बेरी, इश्कलता, प्रीति प्रवास, कृष्ण कौमुदी आदि है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भाषा के रक्षक एवं व्यंजक वर्ग की सीमा कहाँ तक है इसकी परख इन्हीं को थी। आगे देखते हैं, प्रेम का पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक
तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं कि किन कवियों ने क्या जो है कथन कहा है। वासुदेव सिंह कहते हैं, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें रच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो कथनों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं, घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में। आवेग का यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी तरफ और बेरहता की प्रेरणकारी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यातना की चरम परिणति। ये कथन बच्चन सिंह घनानंद के बारे में लिखते हैं। अब जो है नेक्स्ट कवि हैं पद्माकर, उनके बारे में जानते हैं। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार भक्ति एवं वीर रस काव्य में सृजन किया। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया। रघुनाथ राव ने इन्हें 1 हाथी 1 लाख रुपया 10 गांव पुरस्कार स्वरूप दिया। इनकी प्रमुख रचना है प्रबोध 50, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरादरी, जय सिंह बिरादरी, गंगा लहरी आदि। रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में देखते हैं। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का पद्माकर के संबंध में था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सुखदेव मिश्र को राजा गौर द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। रीतिकालीन कवियों में भूषण राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। रीतिकार काव्य को मार्केंड वाजपेयी ने गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत कहा है। गिरधर कबीराय, दीनदयाल गिरी, वृद्ध बैताल तथा सम्मान जो है नीति काव्य धारा के कवि हैं। यानी रीतिकाल में जो है नीति काव्य भी लिखे गए जिसके कवि यहाँ दिए गए हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रीतिकार की जो है क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। रीतिकार की प्रवृत्तियाँ हैं श्रृंगार काव्य की प्रधानता, अलंकारिता के प्रति सजगता, प्रेमानुभूति की मानसलता, काव्य तथा आचार्यत्व का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा। ये जो है रीतिकार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारे जो है रीतिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैंने समाहित किया, और बाकी जो पॉइंट छूट गया है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर जो है मन से थोड़ा देखिए, कंपटीशन हार्ड है, इसको जितना ज़्यादा आप देखिएगा उतनी तैयारी मजबूत होगी। आपको जो है इसका PDF दे दिया जाएगा, उसको मर्ज किया जा रहा है, कुछ चार्ज रखा जाएगा ताकि जो है टाइपिंग का जो करता है उसको भी कुछ जो है टाइपिंग का मेहनत मिल सके। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के कुछ PDF वहाँ दिया गया, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम लोग जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकार के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन के खूबसूरती को मिलाया है? यानी रीतिकार के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। BPSC के अनुसार 5 विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग ऊपर इसका जो है पढ़े हैं, त्योहारों का चर्चा कौन किए हैं, आपको पता होगा। इसका सही आंसर दे दीजिएगा। विकल्प ग सही होगा, ये पद्माकर जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है नेट और PGT में पूछा गया है, तो इसी के अनुसार प्रश्नों को हमने सेट किया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकार का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर इसको हम लोग पढ़े भी हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का जो है कथन है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह विचार किस आलोचक का है? आपको बतानी है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये कथन किस विचारक का है? आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? आपको बताना है कि किसने नीति का
भी नहीं लिखा या नीति कार्य नहीं है, यानी नीति से संबंधित काव्य नहीं लिखा है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। मोतीराम जो है नीतिकार कवि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिसिद्ध कवि हैं? आपको बताने हैं निम्नलिखित में से कौन जो है रीतिसिद्ध कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। बिहारी जो हैं रीतिसिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन जो है रीतिबद्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है रीतिबद्ध कवि हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? ये जो है पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। केशव दास एक अलंकारवादी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। बीपीएससी के अनुसार विकल्प मैंने रखा है ताकि आपको अभी से ही आदत हो जाए। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केशव दास की रचना निम्न में से कौन नहीं है? केशव दास की रचना निम्न में से कौन नहीं है, आपको बताने हैं। केशव दास की रचना निम्न में से कौन नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है केशव दास की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है, आपको बतानी है। ऊपर जो है हम लोग इसका अध्ययन भी किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। जॉर्ज गिरियर्सन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? ये प्रश्न जो है पीजीटी बीपीएससी में पूछा गया था, तो आपको बतानी है कि किस कवि के संबंध में ये बातें रामचंद्र शुक्ल करते हैं। ऊपर हम लोग अध्ययन भी किए हैं इसका। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। घनानंद को बारे में कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न और एमसीक्यू था रीतिकार के कथन प्रवृत्तियों के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीतिकालीन ग्रंथ एवं ग्रंथकार तथा प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में प्रश्न जो है बन जाए, टॉपिक दिमाग में नोट्स हो जाए। और इसका पीडीएफ जो है आपको 2-4 दिन के बाद एक साथ मर्ज करके दे दिया जाएगा। और इसको जो है जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसका प्रूफ रीडिंग है चल रहा है, और आंसर भी साथ में दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब रिजल्ट आपका आ गया है। आप लोग मन से तैयारी में अब लग जाइए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और जो है अगर कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको लिख देता हूँ 72 61 81 53 07। इस पे आप व्हाट्सएप करके कुछ पूछ सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें उत्साह और मोटिवेशन मिलता